Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar and you are welcome to your economics class. And आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड. ओके, सो डिमांड मीन्स मांग. तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके इकोनॉमिक साइकिल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो डिमांड जो होती है वो एक्चुअली होती क्या है, लेट्स नो फर्स्ट. तो जब भी हम डिमांड की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी लाइफ में हम उसे डिज़ायर समझ बैठते हैं. ओके, डिज़ायर मीन्स इच्छा. लेकिन डिमांड जो है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डिज़ायर. ओके, डिज़ायर जो है वो कोई भी कर सकता है किसी कमोडिटी को अपने पास होने की या किसी सर्विस को एंजॉय करने की. बट डिमांड जो होती है दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो जाता है. तो अगर आपकी इच्छा है, साथ ही साथ आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, मीन्स यू आर विलिंग टू पे फॉर द सर्विस और द कमोडिटी. अगर आप की इच्छा उस सर्विस या कमोडिटी के लिए पैसे खर्च करने की है, ठीक है, एंड यू आर एबल टू पे, और आप साथ ही साथ उस चीज़ को खरीदने की कैपेसिटी भी रखते हैं, उस सर्विस को लेने की के लिए जो आपको पे करना पड़ेगा उसकी कैपेसिटी भी आपके पास है, तभी वो आपकी डिमांड कहलाएगी. ओके, तो डिमांड इज कंसिस्ट ऑफ डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी. तो अगर आपके पास डिज़ायर है, पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, दूसरा आपके पास विलिंगनेस हो कि आप उसके ऊपर मनी स्पेंड करना चाहते हैं, और तीसरा आप एबल हो, आपके पास इतना मनी होना भी चाहिए कि आप उसके ऊपर खर्च कर सकें, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी पर्सन जो है वो डिज़ायर कर सकता है कि मुझे जो है वो एक एरोप्लेन से जर्नी करनी है, राइट, आई वांट टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन. लेकिन ये जो पर्सन अगर सिर्फ डिज़ायर कर रहा है पर ना तो पैसे खर्च करना चाहता है, ना ही वो पैसे खर्च करने की एबिलिटी रखती है, तो इट विल बी जस्ट डिज़ायर, राइट. लेकिन अगर विलिंगनेस भी है और एबिलिटी टू पे भी है, देन दिस इज डिमांड. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन गिवन बाय Benham is the demand for anything at a given price is the amount which will be brought per unit of time and place. ओके, तो यहाँ पर डिमांड उन्होंने बताई है जो कि गिवन प्राइस, जो पर्टिकुलर प्राइस उस कमोडिटी या सर्विस के लिए हमको पे करना है वो दिया हुआ होगा, उस पर हम कितना अमाउंट जो है वो उस सर्विस या कमोडिटी का लेना चाहते हैं. ओके, और उसमें टाइम और प्लेस भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पर भी क्या ध्यान रखना होगा, एक तो प्राइस आपकी गिवन, यानी आपको पता होगा कि कोई चीज़ जो है वो कितने में आ रही है, उसके बाद भी आप अगर उसे ख़रीदने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, एक उसके लिए पर्टिकुलर टाइम होगा और साथ ही साथ मनी आपको उस पर खर्च करना होगा, तो दैट इज़ द डिमांड. According to J.S. Mills, we must mean by the word demand the quantity demanded, and remember that this is not a fixed quantity but in general varies according to value. तो यहाँ पर इन्होंने एक और फैक्टर बताया डिमांड से रिलेटेड कि डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी वो कमोडिटी की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जिसकी लोग इच्छा कर रहे हैं, जिसको लोग मांग में ले रहे हैं. लेकिन ये भी याद रखना होगा कि क्वांटिटी डिज़ायर्ड इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल. उसके लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. ओके, और किसी चीज़ की वैल्यू होने में बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. प्रोफेसर पैंसन के अकॉर्डिंग डिमांड इज़ इफेक्टिव डिज़ायर, इट इम्प्लाइज 3 थिंग्स. ओके, तो वही चीज़ जो हम अभी बात कर रहे थे कि डिमांड एक इफेक्टिव डिज़ायर है, ठीक है, यानी वहाँ पर विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, और इसके अंदर 3 चीज़ें होना ज़रूरी है. डिज़ायर टू प्रोसेस, यानी आपकी इच्छा हो, मीन्स फॉर परचेजिंग, यानी आपके पास मनी होना चाहिए, ठीक है, एंड विलिंगनेस टू यूज़ दैट मीन्स फॉर परचेजिंग. ओके, तो यहाँ पर इसे हम एबिलिटी मानेंगे और इसे विलिंगनेस. तो तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी. ओके, नाउ लेट्स सी हियर कि जो डिमांड होती है वो
होती क्या है, तो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पर डिमांड इज़ dx और f आर द फैक्टर्स जिसके बराबर आपकी डिमांड होती है. ओके, तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फैक्टर इज़ px. Px means price of that commodity. Y is income of the consumer. Okay, T is taste of the consumer and py is the प्राइस ऑफ कमोडिटी जो कि उससे रिलेटेड है. क्योंकि हमारे पास जब कोई भी कमोडिटी होती है जिसको हम डिमांड में लेते हैं, प्रॉबेबली उसका सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास अवेलेबल होता है. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास में, उसकी प्राइस क्या है वो भी डिमांड को अफेक्ट करती है. ओके, तो दिस इज़ द डिमांड जहाँ पे आपके पास में जो है वो डिज़ायर भी हो, एबिलिटी टू परचेज हो एंड विलिंगनेस टू परचेज हो. ओके, देन इट विल बी कॉल्ड डिमांड. अब डिमांड जो है उसके एसेंशियल फीचर्स, सो वही जो मैंने अभी तीनों फीचर्स बताए हैं. ओके, डिज़ायर, सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड विलिंगनेस, ये तीनों ही एसेंशियल फीचर्स हैं डिमांड के लिए. ठीक है, यानी इन्हीं तीनों के होने पर, जब ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं अपनी डिज़ायर के साथ साथ, मीन्स इंक्लूडिंग डिज़ायर, देन इट विल बी डिमांड. ओके, फिर जो डिमांड होती है इसके लिए एक फोर्थ थिंग ज़रूरत होती है, दैट इज़ द कमोडिटी शुड बी अवेलेबल एट. यानी कमोडिटी जो है वो तीन थिंग्स तो हमने प्रायोरिटी बेस पढ़ ही लिए हैं, दैट डिज़ायर होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए एंड एबिलिटी होनी चाहिए. उसके साथ साथ एक और फैक्टर जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, जैसे प्राइस शुड बी सर्टेन, प्लेस सर्टेन हो और सर्टेन टाइम हो. ओके, तो आपके पास प्राइस फिक्स्ड होनी चाहिए, प्लेस भी आपका डेफिनेट होगा कि आप किस जगह पर उसकी डिमांड कर रहे हैं, और टाइम जो है वो भी फिक्स्ड होता है. तो अगर ये तीनों ये 4 फैक्टर्स हमारे पास नहीं हैं तो डिमांड्स जो है उनको सेटिस्फाई करना डिफ़िकल्ट होगा. ओके, तो ये चीज़ें आपकी डिमांड के लिए ज़रूरी हैं. ओके, अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर एंड वांट. सो डिज़ायर और डिमांड के बीच का डिफरेंस तो हमें पता चल गया, दैट डिज़ायर कोई भी किसी चीज़ की कर सकता है, लेकिन डिमांड से मतलब तब होगा जबकि उस डिज़ायर के लिए हमारे पास खर्च करने की इच्छा भी हो और हमारे पास एबिलिटी भी हो कि हम उस पर खर्च कर सकें. अब यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है, वांट. ठीक है, तो वांट जो होता है वो भी क्या होती है? वांट मीन्स यू वांट समथिंग, आपकी कोई भी एक इच्छा. ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे डिज़ायर इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिमांड, वांट भी डिमांड से अलग होगी, क्योंकि हम कुछ भी चाह सकते हैं लेकिन अगर उसके ऊपर हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, मनी नहीं खर्च करने वाले हैं, तो वो हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी. ओके, तो क्योंकि अब हम डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड शेड्यूल जो होता है वो एक्सप्रेस करता है द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस. सो डिमांड शेड्यूल ये बताता है कि अगर आपकी कमोडिटी की प्राइजेस डिफरेंट है, ओके, अलग अलग प्राइस पर मिल रहा है, तो हमारी डिमांड किस तरह से घटेगी या बढ़ेगी. ओके, एक चीज़ और याद रखिए कि डिमांड और प्राइस में हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी अपोजिट रिलेशन होता है. अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और अगर प्राइजेस घटते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है. बट दिस इज़ टू रिमेंबर कि हम ये बात कर रहे हैं किसकी, डिमांड साइड की, यानी कंज्यूमर साइड की. ठीक है ना, और प्राइस और सप्लाई को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं होता है. ठीक है, लेकिन प्राइस और डिमांड, क्योंकि डिमांड क्रिएट करने वाला कौन होता है? कंज्यूमर होता है. तो कंज्यूमर को अगर कम पे करना पड़ेगा तो वो ज़्यादा खर्च करना चाहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी वो खरीदना चाहेगा. ओके, तो डिमांड का
और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस जैसे जैसे कम होगी, डिमांड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ती जाएगी, और अगर प्राइस हायर होगी तो डिमांड जो होगी वो कम होती जाएगी। ओके, अब डिमांड शेड्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल से मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड। ओके, और एक दूसरा होता है मार्केट। तो यह है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में आप कई एक कंज्यूमर्स को स्टडी करेंगे, जबकि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में आप एक ही कंज्यूमर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस टेबल्स कि इन टेबल इन दिस टेबल यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है वो कंज्यूमर की बात हो रही है कि अगर 5 रुपीज़ पर केजी राइस है तो 2 केजी खरीदेगा हमारा कंज्यूमर। अगर उससे कम हो रहा है, 4 हुआ, तो उसने 3 केजी खरीदने की बात करी। ठीक है, अगर 3 रुपीज़ पर केजी है यानी और कम हो गई प्राइस, तो 5 केजीज़ वो खरीद सकता है, और 2 रुपीज़ पर केजी होने पर वो 8 केजीज़ जो है वो राइस ले सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे थे। बट जब हम एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स को स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज़ गिवन, एंड यहाँ पर ए बी और मीन्स ए और बी करके 2 कंज्यूमर की डिमांड दी हुई है, और दोनों ही कंज्यूमर्स की चॉइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। बट जब हम मार्केट डिमांड को डिस्कस करेंगे तो इन दोनों ही चॉइसेस को हम जोड़ करके या ऐड कर करके यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, जैसे एट द प्राइस ऑफ ₹1 आपका जो कंज्यूमर है वो क्या करना चाहता है, ए कंज्यूमर 4 आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहता है, जबकि बी जो है वो 5 आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहता है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे प्राइजेस डिफरेंट होती है, डिमांड शेड्यूल जो है वो भी चेंज होता जाता है। बट यहाँ पर हम किसी एक कंज्यूमर को ना देख करके वो सारे कंज्यूमर्स को डिस्कस करते हैं जो कि डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर मार्केट जो शेड्यूल होगा वो आपके एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स को लेकर के स्टडी किया जाता है, और इंडिविजुअल जो होता है वो एक ही कंज्यूमर को की लाइकिंग्स को, उसकी पसंद और उसकी इच्छा को देख करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिमांड कर्व। तो ऑब्वियसली जब हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे तो उसे हम ग्राफिकली अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, जब हम हमारे डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ द डिमांड कर्व। ओके, नाउ यू कैन सी फिगर नंबर 2.6 जहाँ पर आपको डिमांड कर्व जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस इज शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज़ द प्राइस, जो कि बाय एक्सिस पर आपको दिखाया गया है। ओके, नाउ यू कैन सी that there are choices of price for price P1, P2 and only P। आपके पास प्राइस जो हैं वो 3 तरह के हैं, प्राइस एंड प्राइस 1 एंड प्राइस 2। क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1 एंड Q2। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि जब P2 यानी कि आपकी प्राइस सबसे कम है, देन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन जब प्राइजेस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइजेस हायर होते जाते हैं डिमांड घटती जाती है। ठीक है, सो सेम थिंग इज़ गिवन हियर व्हेन द प्राइस इज़ P। ओके, तो P इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्राइस। जो सबसे ज़्यादा प्राइस है वो क्या है, P
है। तो यहाँ पर आपका डिमांड ओनली Q है तो काफ़ी कम है, ओके। बट जब उससे कम हो कर के P1 प्राइस होगी तो आपकी डिमांड Q1 तक चली जाएगी, और जब P2 हो जाएगी मीन्स डिमांड प्राइस आपकी काफ़ी कम है तो डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी, ओके। सो एट एवरी चेंज ऑफ प्राइस यू विल फाइंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड, ओके। R1 एंड R2 ये अलग अलग डिमांड है जो प्राइजेस के चेंज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड जो होता है वो कम होती चली जाती है, ओके। नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड के काइंड्स या टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। तो मेनली देयर आर प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। बट इसके अलावा कुछ और टाइप ऑफ डिमांड जो है वो आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस डिमांड को, ठीक है ना। तो प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड जो होता है इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी और सर्विस दैट अ कंज्यूमर वुड परचेज एट अ गिवन टाइम इन अ मार्केट एट वेरियस हाइपोथेटिकल प्राइजेज। तो जब हम बात करते हैं उस डिमांड की जो कि प्राइस से अफेक्टेड होती है, यानी कि जैसे जैसे प्राइजेस हमारे चेंजेस होते जाएंगे उसकी वजह से जो भी चेंजेस हमारी क्वांटिटी परचेज्ड में आते हैं वो डिमांड हमें क्या कही जाएगी? प्राइस डिमांड कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, ओके। नेक्स्ट इज़ इनकम डिमांड। तो ऑब्वियसली जब भी हमारे कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस आएंगे तो उसकी जो डिमांड का पैटर्न होगा दैट विल बी चेंज्ड, ओके। तो उसकी डिज़ायर के साथ साथ उसकी कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ओके। एंड देन इट विल बी पॉसिबल फॉर हिम कि वो क्या है, कुछ और चीज़ें जिसकी उसको पहले डिज़ायर थी बट परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी उनको वो आप डिमांड अपने शेड्यूल में जो है वो प्लेस दे सके। तो जब हम बात करते हैं प्राइस डिमांड की, तो यहाँ पर हमारी दो तरह की थिंग्स होती हैं जो हमारे इनकम की प्राइस डिमांड नहीं, हम इनकम डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जब हम इनकम डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ पर इनकम क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी टू परचेज़ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जिन चीज़ों को आप पहले डिज़ायर कर रहे थे अब पॉसिबल है कि आप उनकी डिमांड कर सकें, है ना। तो पहले आप सिर्फ डिज़ायर कर रहे थे क्योंकि आपकी इनकम कम थी, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, आप उनका डिमांड कर सकते हैं क्योंकि आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। आपके पास कैपेसिटी है कि आप वहाँ पर उन चीज़ों को ख़रीद सकें, ओके। तो यहाँ पर हमारी इनकम जब चेंज होती है तो हम जो यूज़ करते हैं वो दो तरह की गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। तो दोनों तरह की जो डिमांड है वो किस पैटर्न में चेंज होगी, लेट्स सी। तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, और जब इनकम कम होती जाती है तो डिमांड जो होती है वो भी डिक्रीज़ होती जाती है। सो नॉर्मल गुड्स आर द गुड्स जो आपकी बेसिक नीड से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिमांड फॉर क्लोथ, डिमांड फॉर फर्नीचर, डिमांड फॉर फुटवेयर्स, ये क्या है, आपके नॉर्मल गुड्स हैं बट इन्फीरियर गुड्स नहीं हैं। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आपका जो इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स जो है उनकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होती जाएगी। पर डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स जो होती है यहाँ पर क्या होता है, आपकी अगर बहुत कम भी इनकम है, ठीक है, तो भी आप उन चीज़ों को खरीदेंगे ही, ओके। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप इन्फीरियर गुड्स मतलब वो चीज़ें जो आपको बेसिक ही नीड्स हैं आप तब भी खरीद सकते हैं, तब भी खरीदना ही पड़ेगा आपको जबकि आपके पास नेगेटिव इनकम है या बहुत ही कम इनकम है तब भी।
तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप उन इन्फीरियर गुड्स को ख़रीदना कम कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब कैपेसिटी है कि आप बेटर क्वालिटी या नॉर्मल गुड्स जो है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो ये आपके दोनों ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हियर कि एक आपका जो है वो प्राइस डिमांड को बता रहा है, ठीक है ना, और एक दिखा रहा है आपकी इनकम डिमांड को। ठीक है, अब यहाँ पर एक में आपको दिखाया गया है इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है और यहाँ पर हम डिक्रीज़ देख पा रहे हैं। सो दैट इज़ अबाउट द इन्फीरियर गुड्स, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स आप तब खरीदते हैं जब आपके पास इनकम बहुत कम भी होती है, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की जगह नॉर्मल गुड्स को परचेज़ करना पसंद करेंगे और आपके पास कैपेसिटी भी होगी। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज़ द क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड जो होता है, इट मीन्स द क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड और सर्विस विच विल बी परचेज विथ रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट द अदर इंटर रिलेटेड गुड्स। तो कभी कभी कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड सिर्फ उनके प्राइजेस की वजह से नहीं बल्कि किसी और सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो होता है उसकी प्राइजेस में चेंज होने की वजह से चेंज होते हैं। ठीक है, तो क्रॉस डिमांड जो है उसके हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स, दैट इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्रॉस डिमांड में हमें क्या देखना होगा, या तो सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज हो रहा है या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है, दैट्स वाई आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो लेट्स सी कि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम एक कमोडिटी की जगह पर किसी दूसरे कमोडिटी को जब यूज़ कर सकते हैं, यानी वो रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को, तो दैट इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। ओके, या आप टी भी कंज्यूम कर सकते हो और आप कॉफ़ी भी। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप दोनों नहीं कर सकते, या टी या कॉफ़ी, और दोनों की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समहाउ सिमिलर हैं। ठीक है, तो या तो आप कॉफ़ी लेंगे या तो आप क्या करेंगे, या तो फिर आप टी लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड से मतलब ऐसे गुड्स जो कि एक साथ आपको यूज़ करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर परचेजिंग अ व्हीकल, तो ऑब्वियसली आपको पेट्रोल जो है उस पर मनी स्पेंड करना होगा। तो अगर आपकी पेट्रोल के रेट हायर हो रहे हैं तो डिमांड फॉर द व्हीकल्स जो होगी वो चेंज होगी, राइट। तो क्रॉस डिमांड जो होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अगर कॉफ़ी की प्राइस बहुत कम हो जाएगी तो टी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर पेट्रोल बहुत उसकी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो व्हीकल्स के लिए डिमांड कम हो जाएगी। ओके, तो क्रॉस डिमांड के लिए 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि आपकी डिमांड को क्रॉस डिमांड में चेंज करते हैं। ओके, और उसकी वजह से डिमांड जो है आपकी बढ़ती या घटती है। अदर काइंड्स ऑफ डिमांड आर ज्वाइंट डिमांड, ड्राइव डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। ओके, तो ज्वाइंट डिमांड जो है ऐसी चीज़ें जो कि किसी एक कमोडिटी या किसी एक सर्विस को बनाने के लिए जब कई चीज़ों को यूज़ करते हैं तो दैट इज़ द थिंग्स जिनको ज्वाइंटली आपकी जिनकी ज़रूरत आपको ज्वाइंटली पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जांपल फॉर मेकिंग टी वी नीड मिल्क, शुगर, टी लीव्स, राइट, एंड ऑब्वियसली फ्यूल। तो जब हम टी की डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे मिल्क की डिमांड, शुगर की डिमांड, टी लीव्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की डिमांड एक साथ ही बढ़ेगी, दैट इज़ द ज्वाइंट डिमांड। ओके, तो जब भी कोई कमोडिटी किसी एक पर्टिकुलर थिंग से ना बन करके कई सारी थिंग्स को वहाँ पर यूज़ किया जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ने पर कई सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, दैट इज़ द ज्वाइंट डिमांड। ड्राइव डिमांड जो होती है उस वहाँ पर द डिमांड ऑफ वन गुड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अनदर गुड। ओके, जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे ही हमारी
वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ती है तो वो पर्सन या वो मशीनरी जो कि वूलन क्लोथ्स बना रहे हैं उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे लेबर की डिमांड बढ़ेगी, मशीनरी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ रही है। तो दैट इज़ द ड्राइव डिमांड। एंड कंपोजिट डिमांड जो है, जब कोई कमोडिटी कई सारे यूज़ में आती है, ओके, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो डिमांड बढ़ेगी उसके लिए कई सारे फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसे हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। तो जब एक कमोडिटी यानी एक कोई चीज़ कई सारी जगहों पर उपयोग की जाती है तो उसकी डिमांड के लिए वो सारी की सारी जो नीड्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लें कोल का। कोल जो होता है वो फैक्ट्रीज़ में उसकी ज़रूरत होती है, हीटिंग एंड कुकिंग में ज़रूरत होती है, स्टीम इंजन अगर चल रहा है तो उसमें ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई जब भी कोल की डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिमांड जहाँ पर कोई एक रीज़न नहीं होता है बल्कि कई सारे रीज़न्स होते हैं, कई सारे यूज़ होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहे होते हैं, तो दैट इज़ द कंपोजिट डिमांड। ओके, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो यहाँ पे आपको वन थिंग याद रखनी होगी कि हमेशा आपकी डिमांड और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।